नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसीएस एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पहले चैप्टर से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, समझ लिए थे। अब हम सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन यहाँ पर देख लेते हैं। इस चैप्टर से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 अंक का, एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा 1 अंक का, लघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा जो कि 2 अंक का होगा। इस चैप्टर से एक दीर्घउत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 3 अंक का होगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 7 अंक के होंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि जो अम्ल हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को अम्ल के अंदर यदि हम नीले लिटमस को डुबोते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। क्लियर? और इनका जो पीएच की प्रास है, पीएच की जो वैल्यू है वो 0 से 7 तक होती, 7 से कम, 0 से लेकर 7 से कम तक होगी। क्लियर? इसी प्रकार से बात करें यदि हम क्षारक की, तो क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर हमारे पास में है तो उस लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। और क्षारकों की जो पीएच प्रास होती है वो 7 से अधिक होती है, 7 से अधिक, और 14 तक होती है। मैक्सिमम कहाँ तक होगी? 14 तक होगी। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेलियन है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है। इट मीन्स ये जो वेलियन है ये क्षारक है और इसकी जो पीएच प्रास है वो 7 से 14 के बीच में होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दही में उपस्थित अम्ल है। देखिए, दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं यहाँ पर अन्य ऑप्शन की भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। ऑक्जेलिक एसिड है, ये टमाटर के अंदर पाया जाता है। फिर बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड, ये इमली के अंदर पाया जाता है। बात आती है यहाँ पर मेथेनोइक एसिड की, तो ये देखिए चींटी के डंक में या जो नेटल होते हैं तो उनके डंक में, नेटल पादप का नाम है, तो नेटल के डंक या चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड है, ये दही में पाया जाता है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दही में उपस्थित अम्ल के बारे में ही पूछा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी, पेट की जो अम्लता है उसको दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम क्षारक का प्रयोग करते हैं।
अम्लता दूर करने के लिए हम एक क्षार का प्रयोग करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसूत जल का पीएच कितना होता है? देखिए, आसूत जल उदासीन होता है और इसका जो पीएच है वो 7 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। हमें उस पदार्थ का नाम बताना है जिससे विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सही हो जाएगा। देखिए, विरंजक चूर्ण का निर्माण किस तरीके से होगा। हमारे पास में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना, और जब इसके अंदर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाएंगे तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि H2O बाहर निकल जाता है, जल है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं CaCO Cl2, इसी को हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम भुजा हुआ चूना भी कहते हैं, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंह का पीएच का मान कितना होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है? तो विद्यार्थियों, जो मानव के दांत होते हैं, दांत के ऊपर एक परत होती है। दांत की जो बाहरी परत है उसको हम इनेमल कहते हैं या दंत वलक कहा जाता है। और ये जो परत है, ये इस ये जब एसिड से क्रिया करती है तो इसका क्षय होने लगता है, ये क्षयित होने लगती है। तो जब पीएच का मान 5.6 से कम होने लगता है तो दंत वल्क या इनेमल, जो बाहरी परत होती है दांत की, वो क्षयित होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। तो देखिए, क्षय होने का कारण है कि मुंह के अंदर जो भोजन होता है, जैसे हम दूध पीकर सोते हैं या मुंह के अंदर जो भोजन के कुछ दाने रह जाते हैं, तो वो थोड़ी देर पश्चात एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे दांत की जो बाहरी परत है वो क्षयित होना स्टार्ट हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या होगा? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर विद्यार्थियों, जो अंडा होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो ये हमारे पास में है अंडा, इसका मतलब है कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट में होगा। और जब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करवा देते हैं, HCl से क्रिया करवा देंगे, तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा कैल्शियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और यहाँ पर H2O का निर्माण भी होगा। तो इस इक्वेशन को हम संतुलित कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो गैस यहाँ पर बाहर निकली, जो गैस बाहर निकली है वो है CO2। और इस CO2 गैस को यदि हम चूने के पानी को ये दूधिया कर देती है, चूने का जो पानी है, चूने का पानी का मतलब हो गया CaOH का होल ट्वाइस, और इस गैस को इसमें से प्रवाहित करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, साथ में H2O यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा। इससे इक्वेशन को क्लियर कर लें। ये हमारे पास में है अंडे की जो परत होती है, अंडे का
कवच, और अंडे का जो कवच है वो बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट से। और जब ये HCl से क्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। और जब इसको हम यह चूने का पानी इसमें से प्रवाहित करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है, जो कि सफेद रंग का होगा। तो जो पानी है वो दूधिया हो जाएगा, तो HCl गैस को इसमें से प्रवाहित करवाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं। देखिए, धोने का सोडा जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं, इसमें क्रिस्टलन के 10 अणु मौजूद होते हैं। चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं धावन सोडे का सूत्र। धावन सोडा, धोने का सोडा, इसको हम कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। और इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। क्लियर? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 अणु, कितने अणु होंगे? क्रिस्टलन जल के 10 अणु इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक परबल क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक परबल क्षारक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षारक है, C2H5OH ये एथेनॉल है जो कि क्षारक नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक परबल क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक परबल क्षारक है, ये क्षार हैं। क्लियर? ये भी क्षार हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो क्षार ही, बट ये दुर्बल क्षार है। क्लियर? क्षार कौन नहीं है? एथिल एल्कोहल या एथेनॉल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करके बनाया जाता है। जो हमारे पास में बेकिंग सोडा होता है उसको यदि हम गर्म करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। देखिए, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है, एक बार मैं बेकिंग सोडे का फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूँ। बेकिंग सोडा, इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको हम गर्म करेंगे। ये मैंने लगा दिया है गर्म का सिंबल। तो Na2CO3 का निर्माण होगा, साथ में H2O बनेगा, साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए, क्लियर कर लीजिए, ये है बेकिंग सोडा। इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा। और इससे हमें प्राप्त हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब हम कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न यहाँ पर लेकर चलेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, मिट्टी जब अम्लीय हो जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये आपको एज इट इज हमारे नोट्स में मिल जाएगा, ये लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। फिर है अगला जो हमारा क्वेश्चन है
कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं। धोने का सोडा, धोने का सोडे का प्रयोग करेंगे, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट। देखिए, यहाँ पर मैं इसका सूत्र भी आपके सामने रख देता हूँ। Na2CO3, यह है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं। ये जल की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मूर्तियों व सजावटी सामान बनाने में कौन से रसायन काम में लेते हैं। तो देखिए, मूर्ति या जो सजावटी सामान है उसको बनाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में हम पीओपी कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो भी देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो होता है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीएच स्केल क्या होता है। तो देखिए, किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का बताने वाला ये स्केल होता है। ये किसी भी विलयन के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। इसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल हम यूज में लेते हैं उसी को ही हम पीएच स्केल कहते हैं। इसको मैथमेटिकली भी परिभाषित कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होती है। इसे हम पीएच का जो मान होता है वो माइनस लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता के इक्वल पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो देखिए, पीतल तांबे ये है धातु, और धातु है वो अम्ल के साथ में क्रिया करती है, और धातु लवण का यहाँ पर निर्माण करती है। धातु लवण यहाँ पर बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर जब हम पीतल और तांबे के बर्तन में अम्ल डाल देंगे, मतलब दही और खट्टे पदार्थ डाल देंगे, तो वो अम्ल धातु के साथ में क्रिया करके लवण बना लेगा, और ये जो लवण है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, संतरे और नींबू में सेम ही पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल। यदि इसके स्थान पर नींबू भी आ जाए तो भी इसका आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, एक पात्र लिया है, उस पात्र के अंदर हमने तनु HCl एसिड डाला है, इसमें एक रबड़ का कोरक रखा है, उसके ऊपर दो कीलें लगा दी हमने। दोनों कीलों से हमने एक बैटरी को जोड़ा, पूंजी को जोड़ा, एक बल्ब को यहाँ पर जोड़ा है। ये जो बी आप देख रहे हैं ये बल्ब है, और जब इस तरीके से इसको हम संयोजित कर देते हैं तो बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब है कि विद्युत का संचालन यहाँ पर होने लग जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में अंतर बताइए।
तो देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे, जबकि जो क्षार हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका जो स्वाद है वो कड़वा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दंत क्षय का कारण लिखिए। तो दंत क्षय का कारण है कि हमारे मुंह का जो पीएच का मान है वो 5.5, एक क्वेश्चन में आया था 5.6 से कम, यहाँ पर है 5.5 से कम होने के ऊपर दांतों का जो बाहरी आवरण होता है दंत वल्क जिसको हम कहते हैं वो क्षारित हो जाता है, क्षयित होने लगता है। यदि ऐसा होता है तो क्षारीय जो दंत मंजन है उनको उपयोग में लेना चाहिए, जिससे मुंह की जो अम्लीयता है वो खत्म हो जाती है, उदासीनता बना सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है और दांतों का इनेमल जो बाहरी आवरण होता है जिसको हम दंत वल्क भी कहते हैं, पीएच का मान 5.5 से कम होने पर क्षयित होने लगता है और इसका निवारण का उपाय है क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कि हमारे को कुछ सूत्र दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं, तो इनको हमें सुमेलित करना है। तो जिप्सम CaSO4 2H2O, ये जो जिप्सम है इसको हमने यहाँ पर सुमेलित कर दिया है। फिर देखें विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसका फॉर्मूला ये है। क्लियर। फिर है हमारे पास में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लास्टोपेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर कौन सी गैस बनती है, आप इसकी पहचान कैसे करोगे। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया में आपके सामने रख देता हूँ। जिंक है और इसको हम यदि H2SO4 से क्रिया करवाएं तो हमारे पास में, जब हमने ये पढ़ा है कि जब कोई धातु है वो अम्ल के साथ में क्रिया करती है तो वहां पर एक लवण बनेगा जिंक सल्फेट, यहाँ पर लवण के रूप में जिंक सल्फेट प्राप्त हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्लियर। कौन सी गैस बनती है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है, इसका तो आंसर है H2 गैस। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि इसके बुलबुले, इसके बुलबुलों को मोमबत्ती से जलाएंगे, इसके बुलबुलों का हम दहन करेंगे, बुलबुलों का दहन करके, दहन करने पर फट फट की आवाज आएगी, की ध्वनि उत्पन्न होगी। क्लियर। इससे हम पहचान लेंगे कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। डायग्राम हमारे पास में है, इस डायग्राम से आप समझें, हमारे पास में ये एक परख नली है विद्यार्थियों। इस परख नली के अंदर हमने तनु H2SO4 डाला है, इसके अंदर हमने जिंक के कुछ दाने डाले हैं। तो ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, वो इस पतली प्रवाह नली से होती हुई इस साबुन के विलयन के अंदर जाएगी। यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनेंगे जिसे हम मोमबत्ती से जलाने पर फट फट की ध्वनि के साथ में जलते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के सूत्र लिखकर उनके उपयोग लिखिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं धोने का सोडा। चलिए, धोने का सोडा सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं
इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। यह है धोने का सोडा, जिसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके उपयोग की। तो विद्यार्थी, उपयोग के अंदर आपको एक उपयोग तो लिखना है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये हर रसायन में आप लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसके अलावा जो धोने का सोडा है, इसका कांच, साबुन और कागज उद्योग में, कांच, साबुन और कागज उद्योग में, कागज उद्योग में जल की स्थायी कठोरता हटाने में, ये भी हमने पढ़ा था। जल की स्थायी कठोरता हटाने में, स्थायी कठोरता हटाने में। क्लियर। तो ये थे कुछ उपयोग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। सूत्र देखें, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए इसका उपयोग क्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस विद्यार्थियों आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाएंगे। तो एक तो है बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, जो कि बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिलाने पर हमें प्राप्त होता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक के रूप में भी हम कर सकते हैं, अग्निशामक के रूप में। क्लियर। इसके अलावा जो खमीर है, पाव रोटी है, केक है, केक को स्पंजी बनाने में, स्पंजी बनाने में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की प्रक्रिया लिखिए, इसका एक उपयोग भी लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके से निर्मित होगा। तो विद्यार्थियों, जिप्सम को यदि हम गर्म करें, चलिए मैं यहाँ पर रिएक्शन आपके सामने रख देता हूँ। ये हमारे पास में है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये जिप्सम है। और इसको हम गर्म करेंगे 373 केल्विन तक, 373 केल्विन तक इसको हम गर्म करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ से कैल्शियम सल्फेट ½ H2O बनेगा, साथ में जो बाकी का जल का हिस्सा है वो बाहर निकल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास में है जिप्सम का सूत्र, जिसमें जल के 2 अणु हैं, जल का आधा अणु ही बचता है, तो इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कह देते हैं, POP कह देते हैं। क्लियर। अब इसका उपयोग, उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तो होता ही होता है। इसके अलावा मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां हैं, खिलौने हैं, सजावटी सामान है, मूर्तियां, खिलौने, खिलौने, सजावटी सामान बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, सामान बनाने में। क्लियर। इसके अलावा भवन निर्माण में,
भवन निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। सतह को चिकना बनाने में, हड्डियों को स्थिर रखने में। डॉक्टर लोग यूज लेते हैं, हड्डी टूट जाती है तो हड्डी को स्थिर रखने में, टूटी हड्डी को स्थिर रखने में भी इसी का ही उपयोग होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका उपयोग लिखिए। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पर देखा है थोड़ी देर पहले ही। विरंजक चूर्ण हम कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए ये नहीं देखा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखा था। विरंजक चूर्ण का भी यहाँ पर अब देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण हम कैसे प्राप्त करेंगे, उपयोग भी पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास में है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें से जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाएंगे तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। ये इक्वेशन हमने शायद पहले देख ली थी। तो ये हमारे पास में है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग की। तो विद्यार्थियों, इसके उपयोग भी हमने एक क्वेश्चन के अंदर देख लिए थे। चलिए यहाँ पर उपयोग देखें। पहला जो उपयोग है वो है वस्त्र व कागज में विरंजक के रूप में। कागज में विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में। इसके अलावा जल को जीवाणु मुक्त करने में, जल को जीवाणु मुक्त करने में। इसके अलावा आपको एक उपयोग तो हर रसायन में लिख देना है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोई धातु ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और पोप की ध्वनि के साथ उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। तो धातु यौगिक ए क्या है, ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि कोई धातु है ए जो कि तनु HCl के साथ में क्रिया करती है। तनु HCl हमने यहाँ पर ले लिया है और बुदबुदाहट के साथ में जलती, पोप ध्वनि के साथ में जलती है। तो वो जो धातु है वो होती है जिंक। वो धातु कौन सी होती है, जिंक। जिंक को जब हम HCl के साथ में क्रिया करवाएंगे तो जिंक क्लोराइड यहाँ पर बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी। क्लियर। तो हमें यहाँ पर पूछा ए क्या है, तो ए यहाँ पर है जिंक। क्लियर। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। हमें केवल रासायनिक समीकरण यहाँ पर पुट करना है कि भुजे हुए चूने के साथ क्लोरीन क्रिया करती है। भुजा हुआ चूना, अभी हमने इसकी रिएक्शन देखी थी। भुजा हुआ चूना जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। जब ये क्लोरीन के साथ में क्रिया करता है CaOCl2 का निर्माण होता है, जिसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्लियर। अगला है कि विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाती है। ये हमारे पास में है, चलिए देखिए, विरंजक चूर्ण।
विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इस विरंजक चूर्ण की हम रिएक्शन करवाएंगे तनु HCl से। तनु HCl के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों इस रिएक्शन के दौरान कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी, साथ में जल का निर्माण होगा। इस इक्वेशन को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लोरीन की संख्या अब भी बैलेंस नहीं है, 2 से यहाँ से कर देंगे। ये मेरे हिसाब से इक्वेशन बैलेंस हो गई है, आप भी एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कि इनमें से आपको एक दूसरे को बैलेंस करना है कि कौन सा जो एसिड है वो कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सिरका। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो विद्यार्थी यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सिरके के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्लियर। फिर बात करते हैं यहाँ पर टमाटर। तो टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होगा, तो यहाँ से इसको हमने सुमेलित कर दिया है। चींटी या नेटल का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक एसिड होता है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल की डेफिनेशन हमारे पास में है, वे पदार्थ जो जली विलयन के अंदर H+ आयन दे उसी को हम अम्ल कहते हैं। इसका जो बी पार्ट है कि क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो विद्यार्थियों अम्ल धातु के साथ में क्रिया करके धातु लवण बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास में है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ में क्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड को यदि हम क्षार के साथ में क्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है, जबकि धात्विक ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उनको हम अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो वहां पर लवण प्राप्त होगा। फिर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए 3 उपयोग। तो विद्यार्थी ये हमने पहले ही लिख दिए हैं। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है वो कैल्शियम CaOCl2 है और उपयोग मैंने लिख दिए हैं अभिकर्मक के रूप में, विरंजक के रूप में, या जीवाणुओं को जल से जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए ही इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखें कि शुद्ध जल का पीएच लिखिए। तो शुद्ध जल का जो पीएच का मान है वो 7 होता है। इसी का बी पार्ट ये 2023 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोडियम कार्बोनेट के साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक ए बनता है और ए को साधारणतया नमक भी कहते हैं। तो ए के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ए का रासायनिक नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें शुरू में ही ये कहा गया कि सोडियम कार्बोनेट, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। इसकी क्रिया करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये हमने क्रिया करवा दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ए बना। यहाँ पर ये जो ए है वो ये वाला है, ये ए है, ए बन गया है। इसको हम साधारण नमक कहते हैं, NaCl है। अब देखिए ए के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये ए NaCl है, इसका ये जलीय विलयन है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन रहा है। तो ए क्या है, NaCl है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और जो रासायनिक समीकरण है वो मैंने यहाँ पर पहले ही पुट कर दिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कुछ हमें पदार्थ दे रखे हैं। नींबू का रस, इसका पीएच 2.2, सिरके का 3.76, जटर रस 1.2 और टमाटर का जो रस
है उसमें 4.4 पीएच का मान होता है। तो उपरोक्त सारणी के आधार पर पदार्थों के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते क्रम में लिखिए। देखिए विद्यार्थियों, जो जिस आयन में हाइड्रोजन आयन की जितनी ज्यादा सांद्रता होगी वो उतना ही अम्लीय होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसमें होगी जिसका पीएच का मान सबसे कम होगा। तो पीएच का मान सबसे जो कम है वो जठर रस का है। क्लियर? तो जठर रस का पीएच का मान सबसे कम, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में पीएच का मान है नींबू का है, उसके पश्चात सिरका, और सबसे कम है इस टेबल के अंदर पीएच का मान है वो टमाटर का हमें दे रखा है। इस कारण से इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इन चारों में से सबसे कम होगी। क्लियर? जबकि पीएच का मान इन चारों में से सबसे ज्यादा है। इन चार की बात ही कर रहे हैं हम यहाँ पर। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जब एक सोडियम यौगिक अक्ष की तनु HCl के साथ में अभिक्रिया होती है तब लवण, जल और एक गैस वायु प्राप्त होती है। यौगिक अक्ष का पाव रोटी ब्रेड को मुलायम व स्पंजी बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो यौगिक जो अक्ष है वो सोडियम कार्बोनेट है और इसकी HCl से क्रिया करवाएंगे तो NaCl बनेगा, H2O बनेगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि एक लवण बनता है, बिल्कुल लवण बन रहा है, जल बनता है, बिल्कुल जल बन रहा है, और एक गैस वायु उत्पन्न होती है। तो वायु यहाँ पर है CO2। आगे कहा गया है कि वायु प्राप्त होती है तो यौगिक अक्ष का पावरोटी बनाने में, मतलब मुलायम और स्पंजी बनाने में उपयोग होता है। गैस वायु को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप देती है। देखिए ये जो गैस है, गैस हमारे पास में है, इसको यदि हम चूने के पानी में प्रवाहित करवाएं तो CO2 को यदि हम चूने के पानी में प्रवाहित करवाएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास में चूने का पानी है, इसको CO2 में यदि हम प्रवाहित करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, साथ में H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, या जो पानी का रंग है वो दूधिया हो जाता है। क्लियर? तो हमें अक्ष और वायु पहचाने, तो अक्ष यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है और वायु यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कक्षा 10 के सेकंड चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे, समझे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। विद्यार्थियों इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपको हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। इन नंबर पर आप, चलिए मैं दोबारा एक बार पुट करता हूँ, चलिए पुनः देखें, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9460239358। केवल व्हाट्सएप करना है आपको इन नंबर पर। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन से भी हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन है BCS अकेडमी। क्लियर? जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।